हेलो फ्रेंड्स, इस आरबीएससी की सीरीज में हमारा आज चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। तो इन दोनों चैप्टरों को हम थोड़ा कम है तो इसी के रिगार्डिंग ये दोनों चैप्टरों को हमने एक में ही मर्ज कर लिया है। चलो पढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 है जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है राजस्थान का एकीकरण। देखिए लगभग 1946 में जब यह स्पष्ट हो गया था कि भाई अब भारत की जो स्वतंत्रता है वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसके लेके फिर राजस्थान के अंतर्गत ये हमारी जागरूकता और राजनीतिक चेतना फैली चुकी थी और यहाँ भी स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि अब राजस्थान भी जो है धीरे धीरे स्वतंत्र होने के कगार पे है। उस समय राजस्थान के अंतर्गत 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। देखिए बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ये सिर्फ आरबीएससी का है, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आरबीएससी कवर कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो किसी भी एग्जाम में राजस्थान का एनी वन कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये पूरा इसमें थोड़ी अभी ऐसा नहीं है कि कंप्लीट है चैप्टर 6, इसमें पूरा जो आरबीएससी में लिखा है वो कंप्लीट है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें अभी बाकी रह गई हैं, वो हम जब राजस्थान जीके के पोर्शन लेंगे फिर उसमें कराएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। देखिए सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर इस समय 19 रियासतें और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, तो फिर क्या किया, सबसे पहले जो मेवाड़ के महाराणा थे, महाराणा का नाम था महाराणा भूपाल सिंह। भूपाल सिंह ने लगभग 25-26 जून को 1946 को राजस्थान के यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात, मालवा और के राजाओं का एक सम्मेलन जो है उदयपुर में बुलाते हैं। ठीक है, और इस सम्मेलन में लगभग 22 राजा महाराजा उपस्थित होते हैं और इसमें महाराणा ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की घोषणा की जाती है या योजना प्रस्तुत की जाती है। राजा ने भी इस चीज़ को लेकर फिर विचार विमर्श किया और कहा कि हाँ ठीक है, आप जो कहते हो हम मान सकते हैं। तो इसी को लेकर फिर आगे धीरे धीरे इस पे काम शुरू हो जाता है। तो उसमें जो उस टाइम के संविधान वेत्ता थे उसका नाम था के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी को महाराणा ने अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। मुंशी की सलाह पर ही फिर महाराणा ने उक्त राजाओं का एक और सम्मेलन 1947 में जो उदयपुर में आमंत्रित किया और फिर उसमें कहा कि भाई महाराणा ने कहा कि सम्मेलन में राजाओं को ये चेतावनी भी थी कि हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों की यूनियन नहीं बनाई है, तो सभी रियासतें जो प्रांतों के समक्ष नहीं है निश्चित रूप से धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कहा। तो मुंशी जी ने भी सम्मेलन में महाराणा की जो योजना है इस योजना का जोरदार जो है समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम सबको एक होना जरूरी है, अगर एक नहीं होंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसको लेके फिर धीरे धीरे सांप्रदायिक दंगे, देश विभाजन के लेके सांप्रदायिक दंगे जो है वो भड़क उठते हैं, जिसमें अलवर और भरतपुर की रियासत भी इस दंगे से नहीं बच सकती है। तो इस प्रकार की शिकायत मिली कि भारत सरकार को कि अलवर और भरतपुर में जो दंगे भड़काने का काम है वह स्वयं अलवर प्रशासन का है। तो फिर भारत सरकार ने 7 फरवरी को महाराजा अलवर और डॉक्टर खरे को दिल्ली में नज़रबंद कर दिया और अलवर का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। मतलब भारत सरकार ने क्या किया कि अलवर के जो राजा महाराजा थे जो भी उसको बंद किया और डॉक्टर खरे को दिल्ली में नज़रबंद कर दिया। इस तरीके से धीरे धीरे ये लहर फिर भरतपुर में फैल जाती है। यहाँ पर सांप्रदायिक दंगों में ये परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, वहाँ भी मतलब इस तरीके की कहानी उठ जाती है। तो फिर यहाँ से हमारा शुरू होता है राजस्थान का निर्माण यानी एकीकरण। ठीक है, सर्वप्रथम प्रथम चरण जिसे हम बोल सकते हैं वो 18 मार्च 1948 का दिन आता है। उसमें जो हमारे छोटी छोटी रियासतें हैं जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये 4 रियासतें जिसे हम ABCD के नाम से भी जाने जाते हैं, और साथ में एक नीमराणा ठिकाना जो अलवर में ही है, इन सबको मिलके एक हमारा जो बनता है प्रथम चरण, वो चरण बनता है मत्स्य संघ। ठीक है, तो फिर मत्स्य संघ का निर्माण होता है 18 मार्च 1948 को। उस दिन फिर ये छोटी छोटी रियासतें थी, तो गाडगिल भाई साहब भारत के मंत्री होते हैं, एडवी गाडगिल, तो वो इसका उद्घाटन करते हैं। और फिर मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री के रूप में जो यहाँ की सबसे बड़ी रियासत थी
अलवर अलवर के जो नेता थे शोभाराम कुमावत जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। राज प्रमुख के रूप में धौलपुर के महाराजा को बना दिया जाता है, ठीक है, और उपराजपुर में करौली के महाराजा को बना दिया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रथम चरण जो है समाप्त हो जाता है। फिर क्या होता है, रियासती विभाग ने धीरे धीरे फिर 3 मार्च 1948 को जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, इन सब की रियासतों को मिला के एक राजस्थान संघ निर्माण करने का उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया। देखो जो मैंने लिया था 9 रियासतें थी, जिसे BBC DJ के PST करके याद है, यहाँ B से बूंदी है ना, इस तरीके से, B से बांसवाड़ा है ना, तो C से है ना, इस तरीके से हम इसमें याद रख सकते हैं। तो इनकी सबकी फुल फॉर्म वही है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, छोटी छोटी 9 रियासतें थी। तो इनको मिलकर एक प्रस्ताव आता है राजस्थान संघ का, ठीक है। फिर इसमें भी राजस्थान संघ में शामिल होने वाली रियासतें चाहती थी मेवाड़ भी प्रस्तावित संघ का हिस्सा बने, लेकिन कुछ इसमें इसका वो विरोध भी कर रहे थे। तो उनमें बांसवाड़ा के महरावल थे, चंद्रवत सिंह महरावल, ठीक है। तो उन्होंने फिर हस्ताक्षर करने में थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई थी, और हिचकिचाहट दिखाई थी तो उस दिन जब वो साइन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ या हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद बात करें फिर तीसरा चरण आता है। तीसरा चरण जो शुरू होता है हमारा होता है 18 अप्रैल 1948 को, ठीक है। 18 अप्रैल 1948 को देखिए, इसमें जो संयुक्त राजस्थान के रूप में हम बनाते हैं इसको, क्योंकि राजस्थान संघ बन गया था। सबसे पहले मत्स्य संघ था, फिर राजस्थान संघ आया। राजस्थान संघ के साथ फिर ये जुड़ जाते हैं उदयपुर रियासत, जो सबसे बड़ी उदयपुर रियासत है। तो उदयपुर रियासत को इसमें फिर जोड़ लिया जाता है। उदयपुर रियासत का जोड़ने के बाद 18 अप्रैल 1948 को बन जाता है संयुक्त राजस्थान, ठीक है। तो संयुक्त राजस्थान बन के फिर निर्माण हो जाता है। फिर आता है 4th चरण, ठीक है। 4th चरण में देखिए, जो हमारा सबसे बड़ी जो रियासतें थी, उन रियासतों को इस संयुक्त राजस्थान में जोड़ दिया जाता है, जिसको मैंने BJJ के नाम से, जिसमें यानी बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, ठीक है, और एक शायद इसमें जैसलमेर थी। तो ये जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर 4 रियासतों को जोड़ के 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान के नाम से फिर बृहद राजस्थान बन जाता है, ठीक है। फिर आगे बात करें 5th चरण की, ठीक है। 5th चरण जो है हमारा आता है 15 मई 1949 को। बृहद राजस्थान बन चुका था, तो उसमें जो हमारा सर्वप्रथम मत्स्य संघ बना था, उस मत्स्य संघ को इस बृहद राजस्थान में मिला दिया जाता है 15 मई 1949 को। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि भाई किस चरण में मत्स्य संघ राजस्थान में एकीकरण हुआ है, मिला। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक समिति भी बनाई थी इसको मिलाने के लिए, तो वो कौन सी समिति थी, तो इस तरह का भी आ जाता है, जैसे शंकर देवराय समिति की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ को बना दिया जाता है, ठीक है। फिर आगे चले 6th चरण, जिसमें 26 जनवरी 1950, जिसे हम संयुक्त बृहद राजस्थान को बनकर इसमें संयुक्त राजस्थान जो बना, तो इसमें संयुक्त राजस्थान बनता है। इसमें सुरहुई जो हमारी रियासत है उसको मिला लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस चरण में जो है सुरहुई का विलय होता है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो ये देखो, इनके ना प्रधानमंत्री वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन वो मैंने यहाँ लिखे नहीं है। कभी हम इसको अलग से भी पढ़ाएंगे राजस्थान का एकीकरण, जिसमें सारी चीज़ें हम लिखेंगे, ठीक है। तो फिर मत्स्य संघ का विलय हो जाता है हमारा कब, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, संयुक्त बृहद राजस्थान के अंदर, ठीक है। फिर आता है हमारा 7वां चरण, जिसे हम पुनर्गठित राजस्थान कहते हैं। 1 नवंबर 1956 को जब पूर्ण रूप से राजस्थान राज्य का दर्जा बन के चला जाता है,
तो उस दिन आता है 1 नवंबर 1956 को। इसमें जो हमारा गैस श्रेणी का राज्य था अजमेर राज्य, और इसमें जो बम्बई राज्य में कुछ हिस्सा सिरोही का था उस टाइम, तो उनको फिर हमारे राजस्थान में मिला दिया जाता है। और कुछ राजस्थान का जो हिस्सा है सुनील टप्पा टाइप था, उसको फिर उधर एमपी वगैरह में दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो फजल-ए-अली आयोग है, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी, उसी की सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के 7 चरणों का पूर्ण रूप में काम समाप्त होता है। तो इस तरीके से हमारा राजस्थान जो अस्तित्व में आता है। तो अब देखो यहाँ से RS मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, सिरोही का प्रश्न करके, सिरोही का विलय कैसे हुआ, ये RBSc में सीधा सीधा दिया हुआ है। और एक अजमेर का विलय कैसे हुआ, ये स्पेशल RS मेंस में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम इनको कवर जब कराएंगे, जब RS मेंस का हम यहाँ पे लेके आएंगे कि राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर में, तो क्वेश्चन के रूप में हम इनको कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जो सिरोही का विलय है, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जो गुजरात के नेता थे, सिरोही की जो माउंट आबू के सैलानी केंद्र हुआ करता था, क्योंकि हमारा जो माउंट आबू केंद्र है वो सैलानी केंद्र है, यानी पर्यटक केंद्र। पर्यटक बहुत ज़्यादा जाते हैं तो इनकम आती है वहाँ से। तो गुजरात का अंग बनाना चाहते थे गुजरात के लोग, नेता ये चाहते थे कि ये हमारे गुजरात का अंग बने, क्योंकि यहाँ पे पर्यटक आता है, टूरिज्म से हमारे क्या होगा, इकोनॉमिक बूस्ट होगी। तो रियासती विभाग उनके प्रभाव में था, जो जनता के विरोध करना शुरू कर दिया। रियासती विभाग ने फिर सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया था, क्योंकि उसका दबाव गुजरात लोगों था। तो फिर सिरोही की जनता ने मांग की कि सिरोही को बम्बई में न मिलाया जाए, बल्कि संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत मिला दिया जाए शुरुआत में। फिर कुछ दिन के बाद जो मैंने कहा था कि फिर हमारी उदयपुर जो रियासत है वो संयुक्त राजस्थान में शामिल होने का फैसला करती है। इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखा हमारे हीरालाल शास्त्री ने कि यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इससे सिरोही का राजस्थान में शामिल होना भी अवश्यंभावी हो गया है, यानी अवश्य हो गया है, उसको भी करना हमारा है। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई, और गोकुल, बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। तो इस तार को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमारे हीरालाल शास्त्री जी महामंत्री थे उस टाइम, जो अखिल राज्य देशी लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के महामंत्री थे। तो उन्होंने इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखा और उसमें कहा कि भाई बिना गोकुल भाई के हम तो ये रह नहीं सकते। तो 18 अप्रैल के आसपास संयुक्त राजस्थान के जब उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर में राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक मंत्रिमंडल जो है, या शिष्टमंडल, वो जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं। वहाँ उनको सिरोही के संबंध में अपनी भावनाओं को बताते हैं। फिर पंडित जी नेहरू जी सरदार वल्लभ भाई पटेल से बातचीत करते हैं। फिर भी सरदार पटेल ने गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान जो था हातल, क्योंकि देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे, गुजरात के, तो वो तो गुजरात को फेवर करेंगे ना। तो उन्होंने फिर जो गोकुल भाई का जन्म स्थान था हातल और कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर बाकी सिरोही को गुजरात में मिला दिया। मतलब मेन उद्देश्य ये था कि उनका पर्यटन का, है ना। और सिर्फ गोकुल भाई का उन्होंने कहा कि जो जन्म स्थान है उसको यहीं राजस्थान में रहने दिया जाए। तो जनता को बड़ा दुख पहुंचा और जनता में व्यापक आंदोलन उठा। यह आंदोलन तब तक समाप्त हुआ जब भारत ने अपने निर्णय को पुनः विचार नहीं कर लिया। तो फिर भारत सरकार ने आश्वासन दिया, नहीं नहीं नहीं, हम इसको राजस्थान में मिलाएंगे। तो इस तरीके से फिर 1 नवंबर 1956 को इस अन्याय का निराकरण होता है, जिसमें जो हमारे राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश, जिसके अध्यक्ष फजल-ए-अली आयोग थे, तो उनके कहने पर फिर माउंट आबू सिरोही का स्थान पूरा गुजरात से निकालकर हमें राजस्थान में मिला दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सिरोही का विलय हो जाता है। उसके बाद बात करें अजमेर का विलय। देखिए अजमेर के विलय भी इस टाइप से ही है, उसको भी जब हम मेंस करेंगे जब पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये थोड़ा था। आगे बात करें, इसी एकीकरण के दौरान राजस्थान की राजधानी का मुद्दा उठता है कि भाई किस तरीके से राजस्थान की राजधानी को बनाया जाए। तो एक विशेषज्ञों की समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए पी सत्यनारायण राव। समिति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनके अध्यक्ष थे। तो इन्होंने कुछ हमारी वो दी थी
कि भाई लोग सिफारिश करते हैं। तो सिफारिश में इन्होंने कहा था कि जयपुर को तो राजधानी बनाना है। क्या बनाना? जयपुर को राजधानी घोषित करो। हाई कोर्ट इन्होंने जोधपुर में बनाने के लिए बोला। शिक्षा विभाग बीकानेर के अंतर्गत, ये पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। खनिज और कस्टम विभाग, एक्साइज विभाग उदयपुर के अंदर, सहकारी विभाग कोटा के अंदर, कृषि विभाग भरतपुर के अंदर। तो ये वनडे एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। RSS एग्जाम में मैच द फॉलोइंग करके पूछे जा सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि देखो इसमें थोड़ा साइड में कट रहा है जो हमारा ये 30 मार्च, मैं बता देता हूँ पढ़ के। 30 मार्च 1948 को विधिवत क्या होता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा हमारा जो बृहद राजस्थान है उसका उद्घाटन कर दिया जाता है। उसी 30 मार्च के दिन को हम राजस्थान दिवस के रूप में आज तक भी मनाते आए हुए हैं। ठीक है, उस टाइम जो PM थे वो हीरालाल शास्त्री थे। ठीक है, तो वैसे इतनी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो 30 मार्च 1948। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम चैप्टर 7। देखिए चैप्टर 7 में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसका नाम है राजस्थान की शौर्य परंपरा। इसमें 3 इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के जो हमारे परमवीर चक्र विजेता, महावीर चक्र विजेता और अशोक चक्र विजेता कौन कौन को मिले हैं, और ये ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इसमें है नहीं, क्योंकि ना तो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछ लिया गया है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्योंकि जो सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है वो परमवीर चक्र है। तो राजस्थान से ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है, मरणोपरांत मिला है उनको, शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत और शहीद मेजर शैतान सिंह। तो ऐसे 2 व्यक्ति हैं हमारे राजस्थान से, 2 सेनानी हैं जिनको ये मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला है। अगर बात करें हम अशोक चक्र की, जो सबसे लास्ट में आएगा, सॉरी महावीर चक्र की, तो महावीर चक्र लगभग 9 व्यक्तियों को हमारे राजस्थान से मिला है। ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ा याद रख लीजिएगा अगर कोई पूछ ले तो, इसलिए मैंने लिख दिया है। बाकी मेन फोकस तो रहेगा परमवीर चक्र और अशोक चक्र पे। ठीक है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन वहीं से आ सकता है। बाकी यहाँ भी देखो, सूबेदार चूनाराम फागड़िया, शहीद सैनिक ढोकल सिंह, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत, कर्नल उदय सिंह भाटी, लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह, ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह, नायक सुगंध सिंह, नायक दिगेंद्र कुमार पारसवाल। तो ये हमारे 9 व्यक्ति हैं जिन्हें महावीर चक्र, जो 2nd नंबर पे आता है सर्वोच्च सेना में, तो उनको ये चक्र विजेता मिले हैं। उसके बाद एक हैं अशोक चक्र विजेता, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिर्फ एक हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर, कौन है? कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर जी को ये मिला है, तो इसको याद जरूर रखिएगा। बाकी और भी बहुत चीज़ें हैं इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन आप एक बार, मैं तो ये कहूँगा इसको ओरिजिनल किताब को भी टाइम मिले तो जब भी इसको रख के अपना इस वीडियो के साथ थोड़ा पढ़ें और उसके बाद उसको पढ़ें तो आपको सारा एकदम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 जो राजस्थान के RBSC की कक्षा 9 में थे। ये लास्ट चैप्टर है 7 नंबर। तो इस तरीके से हमारी जो कक्षा 9th की किताब है वो यहीं पे समाप्त होती है। तो इसके बाद हम कक्षा 10th की किताब शुरुआत करेंगे, नई वाली RBSC की। उसमें भी जो इम्पोर्टेंट है हुए हम उसको यहाँ लेके आएंगे, और इसकी इस पूरी किताब के मैं नोट्स स्कैन करके मैं एक टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को बताइएगा, शेयर करिएगा, और जिससे कि मुझे मोटिवेट मिले। और मैं एज ए आपकी तरह एस्पिरेंट हूँ। ठीक है, मैं मेंस लिखा हूँ, एक अच्छी प्रेस्टीज जॉब पे, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी मैं एक एज ए एस्पिरेंट यहाँ ये काम कर रहा हूँ। बाकी आप लोग इससे जितना लाभदायक हो, फ़ायदा उठा सकते हो, उठाइए। ओके, बाय।